नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजट की बेहद खास पेशकश बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए आज हम बात करने वाले हैं कल आए हुए बजट की। अब एक ऐसे बजट की बात करेंगे जिसमें आम आदमी से लेकर निवेशक और बाजार एक्सपर्ट्स तक सबकी उम्मीदों को प्रभावित किया है। इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आज देश की संसद में यहाँ पर हमने देखा कि कल वित्त मंत्री साहिबा ने अपना 9वां बजट तो पेश किया, लेकिन इस बजट में सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। नए रेल कॉरिडोर्स के ऐलान की बात आई है, गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने के प्रस्ताव और बहुत कुछ ऐसे उपाय जो आम जनता के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से छूते हैं। लेकिन साथ ही कई बड़े ऐलान जो लोगों को उम्मीद थी वो इस बजट में नहीं हुए हैं। जी हाँ, इनकम टैक्स में छूट नहीं बढ़ाई गई है, पुराने टैक्स नियम वैसे ही है, यानी ओल्ड टैक्स रिजीम को जस का तस रखा गया है। स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लिए यहाँ पर डैम्पनर वाली खबर आई है। एफएनओ ट्रेडर्स पर ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ाने जैसी बातें बाजार को यहाँ पर टोटली झटका दे रही हैं। लेकिन इस उम्मीद पूरी तरह से पहले की उम्मीद नहीं की गई थी इन सब ऐलानों की, लेकिन सरल शब्दों में अगर हम कहें इसका एक समापन करने की कोशिश करें तो इस बजट को कुछ लोगों ने आम आदमी के बजट के रूप में देखा, लेकिन कई बड़ी उम्मीदें भी इस बजट में पूरी नहीं हुई हैं। खासकर स्टॉक मार्केट निवेशक और ट्रेडर्स ने देखा कि एलटीसीजी और एसटीसीजी में कोई राहत नहीं दी गई है। भविष्य तथा विकल्प ट्रेडर्स से जुड़े टैक्स के ऊपर बदलाव उनकी उम्मीद से उल्टा टोटली हुआ है। लेकिन सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि क्या ये बजट वास्तव में सबके लिए संतुलित और सोच समझकर बनाया गया है? क्या यही कुछ बड़े उम्मीदों को नजरअंदाज यहाँ पर किया गया है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स भी मेहमान के तौर पर जुड़ गए हैं जो अलग अलग दृष्टिकोण से इस बजट की गहराई में उतरेंगे। और हम बात यहाँ पर मार्केट के नजरिए से भी करेंगे, टैक्स पेयर के नजरिए से भी करेंगे और निवेशक के नजरिए से भी करेंगे, क्योंकि बजट का असर सबसे पहले शायद बाजार और निवेशकों की सोच पर ही पड़ता है। हमारे साथ दीपक सोनॉय जुड़ गए हैं, साथ ही तरुण गर्ग हमारे साथ हैं और अर्नब पंड्या मेहमान के तौर पर जुड़ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल चलिए आप ही के पास में आती हूँ दीपक। बजट में क्या हिट क्या मिस? आप एक मार्केट पार्टिसिपेंट हैं और काफ़ी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स से हमारी बातचीत हुई भी है जो कि कह रहे हैं खेमा बटा हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि काफ़ी प्रूडेंट बजट है और इस तरह के ऐलानों की कहीं ना कहीं अपेक्षा थी, लेकिन कुछ पैरामीटर्स पर हमने देखा कि उम्मीद से कम आया है। आप एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट कैसे देख रहे हैं? कविता जी, यही कहूंगा कि आई थिंक जितना मार्केट ने जैसे शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखा है, हमें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये जो डायरेक्शन दिया गया है ये बहुत अच्छा है। एक तो ये बात कि आपने जो रेयर अर्थ माइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए जो 10 ईयर की जो आपने टैक्स हॉलिडे दी है, आई थिंक एफएम ने जो दी है हमें वो बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इंडिया अभी भी अपने सारे जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं जो ईवी में यूज होते हैं या फिर सेंसर्स में यूज होते हैं या फिर किसी और जगह भी यूज होते हैं, तो वो हम लोग सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करते थे और चाइना ने एक बार रोक लगा दी थी हमारे कि ये इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे वो। और उस टाइम पे हमारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की जो प्रोडक्शन है वो रुक गया था। उस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि लाइक इंडिया को अपने खुद के रेयर अर्थ की जो डेवलपमेंट है वो खुद करनी ही चाहिए। हमारे पास काफी रेयर अर्थ है। वी आर द 3rd लार्जेस्ट और 4th लार्जेस्ट रेयर अर्थ मतलब रिजर्व्स हमारे पास हैं, और उनको प्रोसेस करके उनसे जो रेयर अर्थ की जो डेरिवेटिव्स या फिर उसकी जो माइनिंग और प्रोसेसिंग के बाद जो मटेरियल्स आते हैं, उनका आई थिंक लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा है। चाहे आप बैटरी प्रोसेसिंग में डालिए या फिर आप सेंसर्स में डालिए या फिर आप सोलार में डालिए, इसको हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। अभी तक हमने इसके बारे में सोचा नहीं था। आई थिंक इस बार जो दिया है वो बहुत अच्छा है। इसी तरह से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन सेमीकंडक्टर ग्रोथ, प्रोडक्शन, टेक्निकल प्रोडक्शंस, केमिकल जो उन्होंने कहा कि वो पार्क्स बनाएंगे, और जो चेंज होगा मेडिकल
टूरिज्म और मेडिकल रिसर्च में, जहाँ पे इंडियन जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनली इतने एक्सेप्टेड नहीं है, उसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बनाना आई थिंक उसका एक प्रोसेस है। ये जो चीजें हैं ये 1 2 साल 3 साल बाद इनका इनका बेनिफिट होगा हमें। और एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमें वो देखना चाहिए जो एसटीटी ज्यादा हुआ है या फिर कुछ गोल्ड बॉन्ड में टैक्सेशन चेंज हुआ है, उससे करीबन कोई शॉर्ट टर्म ही देख सकता है उसके बारे में। ये जो हाँ। चीजें आती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल। नहीं, चलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर भी बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए हम एक ट्रांजिशन मोड में भी है, तो कहीं ना कहीं हमको ये भी समझना होगा कि जो शॉर्ट टर्म में ऐलानों का इम्पैक्ट है वो आपकी जेब पर कितना असर डाल रहा है, और ये समझते हैं हम तरुण गर्ग से। तरुण, अब ये बताइएगा, टैक्स के लिहाज से जैसे कि हमें उम्मीदें थी कि ओल्ड रिजीम को पूरी तरह से फेज आउट करने की बात शायद अनाउंस हो जाए, लेकिन वो नहीं की गई, शायद इसीलिए भी क्योंकि ऑलमोस्ट हम जानते हैं कि 90% लोग अब नए टैक्स रिजीम में ऑलरेडी आ ही चुके हैं। लेकिन और अट्रैक्टिव बनाने की बात थी न्यू टैक्स रिजीम को, जो कि नहीं हुआ है, शायद आने वाले समय में ये हो जाए। लेकिन बहरहाल जो ऐलान हुए हैं वो मोटा मोटा हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन की ओर और ईज ऑफ टैक्सिंग फाइलिंग की ओर जो है हमें लेकर जाते हैं। आप बताइए कि ओवरऑल इन अ नटशेल क्या कुछ निकल कर आया है पर्सनल टैक्स के लिहाज से। आप म्यूट पर हैं शायद तरुण। जी, चलिए कोई बात नहीं, आपको ऑडियो एक बार चेक करेंगे। अर्नब जी आपके पास आएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और क्योंकि दीपक ने यहाँ पर रेफरेंस ली है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, एंड डेफिनेटली दीपक मैंने आपका ट्वीट भी देखा है, और हाँ, अब सेकेंडरी मार्केट में जिन्होंने खरीदा हुआ है अर्नब जी, वो तो खरीदे थे मुनाफा समझकर, फायदा समझकर, निवेश समझकर, एसेट क्लास में एंट्री को लेकर, लेकिन अब पूरी तरह से कहानी बदल गई है। कितना इम्पैक्ट करेगा, और जरा समझाइएगा कि कैसे सेकेंडरी मार्केट वालों पर ये टैक्स लगेगा और कितना लगेगा। देखिए, इसमें जो प्रोविजंस है इनकम टैक्स एक्ट में, उसके मुताबिक जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे और वो अगर मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, तो जो गेन्स होता था इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ गोल्ड प्राइस, वो टैक्सेबल नहीं था। अब जो इंटरप्रिटेशन लोगों ने लिया था उसके मुताबिक कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, तब आपको भी ये बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मानना था। और ये इस हिसाब से हमने देखा था कि पिछले 2-3 साल में जैसे जैसे गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने लगी, तब एसजीबी एक बड़ा अट्रैक्टिव ऑप्शन होने लगा। अब सरकार ने क्या किया कि फरवरी 2024 के बाद नए इश्यूज बंद कर दिए। अब एज एन ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर्स जिनको गोल्ड के प्राइस पर में इन्वेस्ट करना था, तो उनके लिए सेकेंडरी मार्केट से एसजीबी खरीदना एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन हो गया, क्योंकि उनको 2.5% इंटरेस्ट मिलता था, गोल्ड प्राइस का बेनिफिट मिलता था और फिर टैक्स बेनिफिट था। लेकिन अब इस बजट में सरकार ने बहुत क्लैरिफाई और सीधी तरह से कह दिया है कि सिर्फ वही इन्वेस्टर जिन्होंने ओरिजिनल इश्यू में इन्वेस्ट किया था और वो अगर मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, उनको ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि जो जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट में खरीदा हुआ है और वो ये प्रोविजन या प्रावधान आने के बाद अगर वो बेचने जाते हैं, तो जो कैप गेन्स उनको होता है उस पे उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक टैक्स लायबिलिटी हो गई। और इसमें अगर आपने काफी सारा मुनाफा कमाया हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल में गोल्ड की प्राइसेस काफी बढ़ चुकी है, तो ये सभी इन्वेस्टर्स को मोस्ट प्रोबेबली जिन्होंने बहुत रीसेंट पास में नहीं ले, उनके पास कैपिटल गेन्स होगा, तो उनको एक टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो आपके ओवरऑल रिटर्न्स में से ये निकल जाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टर्स ने पहले से होल्ड किया हुआ है, तो उनके लिए ये टैक्स बेनिफिट बरकरार है। दूसरी एक बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि इससे शायद लिक्विडिटी सेकेंडरी मार्केट में आगे जाते हुए कम हो जाएगी, क्योंकि इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है सेकेंडरी इन्वेस्टर्स के लिए। तो इससे आपको लिक्विडिटी पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तरुण भी मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। तरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी कविता, मैं ओके, सुन पा रहा चलिए हूँ।
जी बताइए, अब टैक्स पेयर के लिहाज से क्या अपडेट, क्या क्लैरिफिकेशन, क्योंकि पीएफ को लेकर भी यहाँ पे बहुत सारी क्लैरिफिकेशन आई है नए नियमों के बाद। वैसे तो नोटिफाई भी हुई है बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ अहम बदलाव भी है जो लोगों का जानना जरूरी है। पीएफ क्योंकि आपकी रिटायरमेंट की जमा पूंजी होती है, अब इसको लेकर क्लैरिटी और ओवरऑल पर्सनल टैक्स में क्या सिंप्लीफिकेशन सामने आया है क्लैरिफिकेशन के लिहाज से, बताइए। मैं पहले पीएफ से शुरू कर दूं। देखिए, पीएफ राइट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसा आपने बताया, एक जमा पूंजी होती है रिटायरमेंट के टाइम पे। सारे एम्प्लॉयज अपने तरफ इस पीएफ को देखते हैं, एक कि कैसे उसको इस्तेमाल करें। पीएफ में जो चेंजेस अब सरकार ने करे, एक तो बराबरी जो नियम होती थी कि 12% एम्प्लॉयर 12% एम्प्लॉय, तो वो एक नियम में इन्होंने फेरबदल किया है कि अब एक नोटिफाइड परसेंटेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि कितना परसेंटेज वो एम्प्लॉय करेंगे। तो अब क्योंकि अब नए लेबर कोड्स भी आए हैं, तो उसमें भी उनको नोटिफाई करना जरूरी है। तो उस इन लिहाज से हम देखेंगे तो 7.5 लाख तक का जो नियम है वो बरकरार है। तो शायद क्या हायर पीएफ अगर जो लोग करना चाहते हैं अपना जमा, तो क्या वो सरकार अलाउ करेगी, तो वो एक देखने वाली बात होगी। तो अभी क्या होता था कि 12% से ज्यादा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर देगा तो उसका स्ट्रेट टैक्स हो जाता है। तो वो सारी चीजें शायद सरकार इस नजरिए से लाने की कोशिश कर रही है, बट इस चीज पे थोड़ी सी बारीकी से नजर रखनी होगी क्योंकि आने वाले समय में वो नोटिफाई करेंगे। दूसरा जो आपका सवाल था कि पर्सनल टैक्स के लिहाज से क्या इन्होंने और फेरबदल करे, देखिए बहुत ज्यादा तो उम्मीदें इस बजट में नहीं थी, क्योंकि पिछले वर्ष में ही सरकार ने काफी एक लंबी चौड़ी राहत नौकरी पेशा लोगों को और सैलरी क्लास को दे दी थी। तो इस बजट से थोड़ी जो उम्मीदें यही थी कि नई टैक्स प्रणाली को ही थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कर सकते हैं, कि जैसे या तो एक लोन का डिडक्शन वो इसमें लेके आएंगे, या फिर एक जो एम्प्लॉयर ड्रिवन जो कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड का, या फिर थोड़ी सी स्टैंडर्ड डिडक्शन में फेरबदल करेंगे। वो नहीं हुआ। सरकार को लगता है वो अगले वर्षों के लिए शायद उन्होंने रखा है, बट ब्रॉडली जैसे एक दो चीजें जो अभी हमारे और भी पैनलिस्ट बता रहे थे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के में जो चेंजेस लेके आए हैं, प्लस एक बायबैक का जो नियम, शेयर बायबैक के नियम में जो चेंजेस कर रहे हैं कि अब वो हाँ। कैपिटल गेन की तरह ही टैक्स होगा। क्योंकि हम्म। पिछले वर्षों में हमने देखा था बहुत सारे चेंजेस इसमें करे हैं, तो बिल्कुल। यही हम देख रहे हैं। और फिर कंप्लायंस के नजरिए से काफी चेंजेस इन्होंने करे हैं। हम्म। रिवाइज रिटर्न की तारीख बदली है जो अब बिल्कुल। 31 मार्च हो गई है। चलिए, ऐसे और भी बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस हैं, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल समय एक ब्रेक का हो चुका है। पर ब्रेक पर जाऊं उससे पहले दीपक आपके पास आऊंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि अब एसटीटी बढ़ने के बाद आर्बिट्राज फंड्स के लिए हमें अप्रोच कैसे बनाकर रखनी चाहिए, अब निवेशक को कितना जागरूक होकर जो है इसमें पैसे लगाने चाहिए, इसकी बात समझेंगे। और उसके साथ साथ अब ओवरऑल रणनीति निवेश के लिहाज से और टैक्स के लिहाज से आपको कैसे बनाकर चलनी है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। बाकी पैनलिस्टों से भी बने रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बजट के बाद हमारी ये बेहद खास पेशकश, जहां पर बात हो रही है आपकी जेब की, आपकी कमाई की, खर्च और आपके टैक्स की। मेरे साथ तीनों मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और दीपक आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है आर्बिट्राज फंड्स का जिक्र करना। अब यहाँ पर डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कम जोखिम में रिटर्न कमाने का बढ़िया तरीका, लेकिन अब जो है यही दाव उल्टा पड़ सकता है और इसका संज्ञान निवेशकों को लेना बहुत जरूरी है। हाल ही में हमने देखा है कि आर्बिट्राज फंड में इनफ्लोज भी जबरदस्त आते हुए दर्ज हुए हैं, लेकिन अब जो है कैसे ये पूरा इम्पैक्ट और ये जो अपबीट माहौल था वो घटने के आसार हैं, वो बताइए। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हल्की भाषा में असर समझा दीजिए कि कैसे होगा इन फंड्स पर असर। तो कविता जी, मैं ये अगर अब आप देखें, अगर आपको पैसे शॉर्ट टर्म के लिए, अगर कम रिस्क में अगर पैसे आपको अगर इन्वेस्ट करने हो, तो आपके पास चॉइसेस हैं। जैसे आपने लिक्विड फंड ले लिया या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड ले लिया, उनमें भी थोड़े से मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पर यूजुअली 1 साल या फिर 6 महीने 1 साल के टाइम फ्रेम में यूजुअली वो उनका एनएवी कम नहीं होता है। यूजुअली आपका प्रॉफिट ही होता है, लेकिन क्योंकि ये कम रिस्क लेते हैं, आपका रिटर्न भी बहुत कम ही होता है।
अगर आप समझिए कि आपको 7% मिल रहा है किसी लिक्विड फंड में, अभी थोड़ा ज्यादा है, अगर अब 6 साढ़े 6 के करीब ही मिलता है आजकल, लेकिन समझिए 7% मिल जाए, तो अगर आप उसको 1 साल बाद अगर आप वापस बाहर निकालें, तो उसमें आपका स्लैब में टैक्सेशन लग जाता है। तो अगर आपका स्लैब 30% पे है, तो आपके 7% पे 30% का टैक्स लग जाता है, आपको मिलता है पोस्ट टैक्स 4.9%। यही चीज अगर आप आर्बिट्राज फंड या किसी लो रिस्क फंड में करें, क्योंकि ये इक्विटी फंड्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, अगर आप सेम 7% कमाए, तो उनमें 1 साल बाद 12.5% टैक्स लग जाता है। तो 12.5% के हिसाब से पोस्ट टैक्स आपको 6% मिल जाएगा। अब क्योंकि रिटर्न आपने सेम अज्यूम करी हुई है, आपका एक्चुअली पोस्ट टैक्स रिटर्न आर्बिट्राज फंड में बहुत मतलब कुछ ज्यादा ही है इस तरह से। लेकिन अब अगर आर्बिट्राज फंड्स के ऑपरेशंस को देखें, तो वो क्या करते हैं कि यूजली 65 से 70% अपने जो एसेट्स हैं, जितना एयूएम है उनके पास, वो स्टॉक्स को खरीदते हैं और उसी स्टॉक के फ्यूचर को बेच देते हैं। जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट की कमाई है। तो जो डिफरेंस है वो यूजली 6 साढ़े 6 7% के करीब ही होती है। पर अब आपने अगर एसटीटी लगाया, तो हर महीने आपको 0.05% देना पड़ेगा, मतलब साल के 0.6% आपको एक्स्ट्रा देने हैं ना। इसकी वजह से आपका जो रिटर्न है वो 7% नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा कम ही रहेगा। अब पहले जो हुआ करता था 0.02% था, तो 2 बेसिस पॉइंट। अब उसको 0.05% बना दिया गया है। तो आपको वो 3 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा हर महीने देने पड़ेंगे। उसको आप एनुअलाइज कीजिएगा तो 0.36% बन जाता है। और कुछ मार्केट डायनामिक्स की वजह से 35 से 50 बेसिस पॉइंट्स या 0.5%, 0.4 से 0.5% आपके रिटर्न्स कम होंगे। लेकिन आप यही कैलकुलेशन फिर से करें, अगर कि आपको 0.4% कम मिल रहा है आर्बिट्राज फंड में, और आप लेकिन सिर्फ 12.5% टैक्स दोगे, तो आपका फिर भी लिक्विड फंड या किसी डेट फंड से यूजुअली ज्यादा ही पोस्ट टैक्स रिटर्न आता है उसमें। आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को मत लीजिएगा, क्योंकि वहां पे रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है। शॉर्ट टर्म के जो कंपैरिजन में आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए पार करना चाहें 6 महीने 1 साल के लिए, तो रिलेटिवली स्पीकिंग पोस्ट टैक्स रिटर्न्स अभी भी अच्छे ही हैं। चलिए, तो ये एक इम्प्लीकेशन जो शायद एक निवेशक को अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन में अब शामिल करनी होगी और उसके बाद ही रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए आर्बिट्राज फंड में। लेकिन अर्णव जी, अब यहाँ पर सरकार ने विदेशी संपत्ति खुलासा योजना जो लाई है, जहाँ 6 महीने की विंडो भी दी गई है, जो लोग अब तक विदेशी एसेट्स घोषित नहीं कर पाए थे, उनके लिए ये स्कीम कितने फायदेमंद है, कितना जोखिम भी है इसमें, जरा ये समझाइएगा। देखिए, ऐसे सारे काफी लोग हैं जिनके पास फॉरेन में या तो कोई इन्वेस्टमेंट है या अकाउंट्स है, जिसको उन्होंने अपने लोकल इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शाया नहीं है। अब आपको जब कोई भी फॉरेन एसेट हो, तो आपको दो चीज देखनी है। उसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता है अगर उस एसेट पे इनकम हुआ, तो अगर वो इनकम आती है तो इनकम आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शाना होता है। और दूसरी बात होती है कि एक शेड्यूल या एनेक्शर होता है, जहां पर आपको एसेट्स की भी डिटेल्स देनी पड़ती है। तो अब कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने या तो कुछ नहीं दिखाया या उन्होंने पार्ट इंफॉर्मेशन दिखाया हुआ है। अब इनके लिए सरकार ने अब 6 महीने के लिए एक ऐसा स्कीम लाई है, जिसमें इन ऑप्शंस को आप एड्रेस करके ये प्रॉब्लम को आप समाप्त कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपने कुछ नहीं दिखाया है, तो और आपकी ये रकम जो है वो 1 करोड़ तक है, तो आपको 30% ऑफ द अमाउंट ऑफ आइदर द एसेट या इनकम प्लस एडिशनल 30%, ये अगर आप अमाउंट पे कर देते हैं, तो फिर आपके लिए ये पूरा क्लियर हो जाएगा और फिर आप अगले साल से पूरी तरह से उसे नॉर्मल तरीके से गिन सकते हैं। पर मान लीजिए कि आपने ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इनकम दिखाई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो टैक्स पेयर है, वो जब इनकम आती है तब वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा देता है, वो भूल नहीं जाता, लेकिन उन्होंने वो एनेक्शर में ये सब डिटेल्स नहीं दी है फॉरेन एसेट, तो इसमें भी आप नॉन कंप्लायंट। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, तो उसके लिए सरकार ने कहा है कि अगर ये रकम 5 करोड़ तक है, तो फिर आप 1 लाख रुपए का जुर्माना भर के आप अपने ये सभी को क्लियर कर सकते हैं।
तो ये काफी सारे लोग हैं, खास करके जिनके पास ईसॉप है, या कई स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बाहर अकाउंट खोला हुआ था जो बंद नहीं किया है, वहां पर इनकम है, या वहां पर कुछ शेयर्स या कोई अदर इन्वेस्टमेंट खरीदा हुआ है, तो ये सभी जो आज नॉन कंप्लायंट है उनके लिए एक ऑप्शन है कि ये अमाउंट भर के एक बार ये पूरी मैटर को क्लियर कर दे। तरुण, ये बताइएगा, अब टैक्स पेयर्स रीअसेसमेंट शुरू होने के बाद भी अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। बेस यहाँ पे 10% अतिरिक्त टैक्स देना होगा, बस ये एक कंडीशन है। क्या ये कदम सरकार और टैक्स पेयर्स के बीच भरोसा बढ़ाएगी? एक और बात यहाँ पर तरुण, रिवाइज रिटर्न की अंतिम तारीख 31 मार्च कर दी गई है, हालांकि अतिरिक्त फीस के साथ। अब इससे छोटे टैक्स पेयर्स की अनजाने में हुई गलतियां सुधारना क्या आसान होगा या और जटिल हो जाएगा? कविता, आपने 2 सवाल किए। तो जो जी। पहला है कि जो रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, देखिए सेक्शन 147 और 148 जो इन पर्टिकुलर इसमें जो चलती है, पुराने अगर मैं लॉ की बात करूं तो उसमें कई बार ये होता था कि जैसे ही एक रीअसेसमेंट का नोटिस आता है तो एक एम्प्लॉय अपना या फिर कोई भी जो टैक्स पेयर है वो एक अपनी नई तरीके से स्टेटमेंट फाइल करने की कोशिश करता है या फिर एटलीस्ट कॉम्प्यूटेशन फाइल करता है। तो अब सरकार ने कहा है कि आप अपनी रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स पैरेलल चलते हुए भी आप अपनी रिटर्न्स को आप फाइल कर सकते हैं, बशर्ते आपको 10% का एक्स्ट्रा टैक्स और वहां पर देना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से वेलकम स्टेप ही मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा भरोसा बढ़ेगा। सरकार के पास अगर इंफॉर्मेशन है या किसी तरीके से ये किसी टैक्स पेयर ने छोड़ दी है कोई डिटेल, तो अगर आप 10% का एडिशनल टैक्स देके और वही रीअसेस्ड रिटर्न फिर आपका टैक्स ऑफिसर कंसिडर करेगा, तो इससे थोड़ी सी एक प्रोसेस स्मूथ ही होएगी। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि जैसे बाकी जो रिटर्न की डेडलाइन है वो 31 मार्च कर दी गई है, वो काफी सोचा समझा कदम है, क्योंकि देखिए काफी सारे लोग विदेशों में भी काम करते हैं, तो वहां पर हमने देखा है अगर वो इंडिया में भी रेसिडेंट बन रहे हैं तो उनको दोनों ही इनकम शो करनी पड़ती है। एक जो प्रश्न बहुत टाइम से आ रहा था कि ऐसे निवेशक जहां जो बाहर काम कर रहे हैं तो इंडिया की रिटर्न की डेडलाइन बहुत ही कम हो जाती थी, और कुछ चीजें अगर मिस बिल्कुल। हो रही हैं तो फिर वो रिटर्न में शो करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ये बिल्कुल। चेंज करके सरकार ने काफी एक सही कदम ही उठाया। 5,000 की चलिए, फीस जरूर लगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास समय समाप्त हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए सवाल अभी भी है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब ये साफ है कि बजट 2026 कोई बड़ा झटका देने वाला बजट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा बजट जरूर है जो पुराने नियमों की सफाई, टैक्स सिस्टम को आसान बनाने और भविष्य की तैयारी पर फोकस करता है। टैक्स पेयर्स को भले राहत ना मिली हो, बाजार को नए संकेत जरूर दिए गए हैं। विदेशी संपत्ति हो, पीएफ नियम हो, टीसीएस, टीडीएस और शेयर बाजार, हर जगह सरकार ने कंट्रोल और क्लैरिटी की कोशिश लाने की यहाँ पर जरूर की है। अब सवाल ये नहीं है कि बजट अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि आप इस बजट के बाद अपने पैसे के फैसले कैसे लेते हैं। यही मकसद था इस शो का भी, और आपको इतना समझदार बनाना कि आप खुद अपना फाइनेंस मिनिस्टर जो है बन सके। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को उम्मीद करते हैं कि इस बजट से अल्टीमेट टेक अवे जो आपके पोर्टफोलियो के लिए है वो मिल गए हो। दीजिए इजाजत, नमस्कार।